बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द क्वेश्चन इज। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है इलेक्शन की डेट 8 फरवरी की अनाउंस हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर भी सबत कर दी है और तमाम पार्टीज ने अपनी इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कितना जोर लगाती है और कितनी नशिस्तें लेकर सामने आती हैं। और लग ऐसे रहा है कि ये जो इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है ये पिछले तमाम इलेक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इंटरप्ट है इस आने वाले इलेक्शन में। और जिस पार्टी की सोशल मीडिया टीम एक्टिव होगी वो पार्टी उतने ही ज्यादा वोट समेट सकेगी, उतने ही लोगों तक अपना नजरिया आगे पहुंचा सकेगी। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और इलेक्शंस की आने वाली तारीख है उससे मुतल्लक आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। अगर आप गौर करें तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर मौजूद थे जिसमें मई के अंदर इंतखाबात का भी था। फिर उमर अता बिंदियाल साहब ने बताया कि इलेक्शंस 90 दिनों के अंदर होना जरूरी है। तो अभी काजी फाइज ईसा साहब की मोहर सब्त हो गई कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। गो के आप आईनी जो टाइम है उससे आप बाहर निकल गए हैं, लेकिन क्या अब भी आपको ये इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पूछा है कि अब भी इलेक्शन टाइम पे होंगे या अभी भी कोई चांस है कि शायद ये ही इलेक्शन ना हो सके। देखिए, पहले जब हम लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तब भी हमारे जो कैंडिडेट्स थे सारे, हमें इस बात का पता था कि बहुत मुश्किल है कि कबल अज़ वक्त ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए जा सके, और फिर एट द एंड वही हुआ। अब जो चांसेस हैं वो तो यही हैं कि हतमी तौर पर अब तो हुकूमत को भी और दीगर जो भी जमातें हैं उन सब के लाएमल यही है कि अब जो इलेक्शंस हैं वो इस बार ऑन द टाइम हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर, आपने कहा कि तमाम जमातें इलेक्शंस चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज अभी तक उनके कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं जो कि शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते। इसकी क्या वजह है? वो क्यों इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं? देखिए, जब हमारा एक दफ़ा PTI की दौरे हुकूमत के बाद जब इनकी मिली जुली हुकूमत आई थी उसमें भी कुछ ख़ास डिलीवर नहीं हो सका आवाम को। जो रिलीफ पैकेजेस का बारे में बताया जा रहा था कि शायद कोई एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वैसा तो मुमकिन ही नहीं था और वैसा हुआ भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब भी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इससे पीछे हटेगी। अभी तक कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, हुकूमत भी इंटरेस्टेड है, आर्मी ने भी यही कहा है कि हर किसी की कोशिश यही है कि ऑन द टाइम बिल्कुल जी हम जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकें। और सबसे बड़ी ख्वाहिश अवाम की है कि अवाम चाहते हैं जो उनका आईनी और कानूनी हक है वो उन्हें दिया जाए। और पंजाब के अवाम को तो जैसे कि आपको पता है और KPK को गुज़िश्ता 8 महीनों से उनका ये हक नहीं दिया जा रहा। तो पंजाब के लोग तो इस वक्त बड़े एक्साइटेड हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात में कोई पार्टी ऐसी होगी जो कि वाज़ेह अक्सरियत लेगी, या वो पिछली दफा की तरह जैसे 13 पार्टियों की हुकूमत अभी बनी 15 पार्टियों की दोबारा बन जाएगी? 15 पार्टियां आपको याद होगा, परवेज खट्टक की एक नई पार्टी बन गई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई बन गई है जी। और इन सब का अलायंस हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ का शायद इनके साथ ना हो। लेकिन क्या आपको कोई पार्टी अक्सरियत लेती नजर आ रही है? देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है, एक पार्टी मुल्क पाकिस्तान में आए और एक पार्टी वो सारा इलेक्शन खुद जीत जाए, ये हमारी सियासत में हुआ ही नहीं है और शायद कि ये हो सकता भी नहीं है। हाँ, 2 से 3 जमातें जो सेल्फ क्रिएटेड भी हैं अभी, जैसे तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान आई है, आपके जो छोटी छोटी 2-4 और पार्टीज़ बनी हैं, ये इसीलिए बनी हैं कि इनमें से कुछ पार्टीज़ को कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन एक पार्टी का असर नो खुद 1/3 मेजॉरिटी लेके ऐवान में आना मुझे नहीं दिख रहा। यानी आप ये समझते हैं कि
जो 13 पार्टियों ने हुकूमत की, अब उसमें 15 पार्टी शामिल हो सकती हैं जी। तो क्या वजह है सर? आपने अभी बात की कि 2/3 मेजोरिटी पाकिस्तान की अवाम किसी को नहीं दे रही, तो क्या इसकी वजह यह है कि अवाम को किसी भी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? देखिए, ट्रस्ट की जहाँ तक बात की जाए, हमने कंसेक्टिवली अगर आप पिछला इससे दौरे हुकूमत नून लीग का देखें तो वो भी हम 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सके, और जो 1.5 साल का गैप आ जाता है आपका, भले वो इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे या वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे थे, वो जो गैप दोनों टेन्योर्स में हमें 1.5 साल का आया है, उसमें हमारे जो आउट रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, उसमें आपकी जो फॉरेन डील्स हैं वो कोई भी नहीं हो सकी। ये सबसे ज्यादा नुकसान हमें उन दोनों बारियों में हुआ है। एक तो उस वक्त जब 3.5 पे आपने पनामा केस करके नवाज शरीफ साहब को हटा दिया, और दूसरा तब नहीं सर, वो पनामा केस जो है वो इंटरनेशनली सामने आया था, पाकिस्तान ने तो किसी अदारे ने ऐसा नहीं किया कि उनकी जायदादें सामने लेगा, वो तो सारी फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 100 मोटो उसका नोटिस लिया गया, किसी ने केस नहीं किया था उसके हवाले से। देखिए, मेरा यही कहना है कि जो भी था, एक प्रोग्रेस पे चलती हुई गाड़ी को 1.5 साल पीछे धकेल दिया गया उस टाइम पे भी, और अभी खान साहब के टाइम पे भी जो हुआ है बिल्कुल ऐसा हुआ है, और इसका खमियाजा हुआ है हमें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन नहीं कर सकते कि किसी को इसका फायदा हुआ है, इसका नुकसान हुआ है और एक आम आदमी को हुआ है। यानी आपका कहना यह है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हटाया गया उससे मुल्क को नुकसान हुआ, लेकिन सर सवाल यह है कि हुकूमत तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की थी और चला भी उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही रहे थे। जिस तरह अभी सब तज्ज़ियाकार यही बात कह रहे हैं कि 16 साल हुकूमत रही, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन लंदन से इस हुकूमत को चलाते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रहे हैं। तो फिर कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि जो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की पार्टी की है और वजीर आजम भी शायद खकान अब्बासी को उन्होंने अनाउंस किया था, वो भी उनका है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि मुल्क कैसे पीछे चला गया? पार्टी तो वही है और चलाने वाले भी वही लोग हैं। देखिए भट्ट साहब, मैं आपके इस सवाल को थोड़ा सा मोड़ दूंगा, मैं उसमें नहीं आऊंगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो हुकूमत नवाज शरीफ की थी या हुकूमत इमरान खान साहब की थी, जब भी आपकी एक चलती हुई हुकूमत को मिसगाइड किया जाता है, जैसे तहरीक अदम एतमाद आ गई, कहाँ से आ गई? देखिए, ये जो हमेशा आपकी जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बड़ी असरअंदाज होती है। अब एक लफ्ज़ खान साहब का नो मोर पे बहुत ज़्यादा कैंपेन भी हुई, और फिर पीटीआई आज जिस स्टेज पे खड़ी है, कहीं ना कहीं हर जमात में मेरा स्टांस सिर्फ ये है कि एक हमारी जो 5 साल की हुकूमत को देखा जाए तो एक मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया 5 साल का, ना वो नून लीग पूरा कर सकी ना वो पीटीआई कर सकी। नून लीग ने तो पूरे 5 साल लगाए हैं कंसेक्टिवली, बीच में पार्टी तो वही थी ना, पार्टी थी। देखिए, पार्टी थी, लेकिन आपके टर्म्स प्लान सब चेंज हो जाता है। अभी जैसे आपने खान साहब को एकदम हटा लिया और आप कह रहे थे कि एक नया वजीर आजम ले आइए। लेकिन सर, इमरान खान को हटाया गया तो आईनी तरीके से हटाया गया, उसमें साइफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बात की डिबेट है। लेकिन तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई, उस पे लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया, तो इमरान खान को हटाया गया। सवाल यही है कि अदम एतमाद का इजहार कैसे हुआ? ये अदम एतमाद का इजहार पहले तो नहीं हुआ भट्ट साहब। अब यही बात है कि कुछ चीजें हम लोग सर उसमें देखें, उसमें ये है कि अरकान असेंबली जो थे, देखिए, आपने शायद इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं था, शायद वो प्रेशर में आके उन्होंने किया, लेकिन काम आईनी हुआ है। देखिए, आईनी काम हुआ है गैर आईनी तरीके से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईनी काम हो जाए और गैर आईनी तरीके से हो तो वो काबिल कबूल हो जाता है, लेकिन सर काम तो बस आईनी होना चाहिए, काम आईनी। हाँ, उसमें ये जिस तरह इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे दूसरी पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाल के उनको हमसे तोड़ दिया, ये चीज़ वाकई में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो काम आईनी था। अच्छा सर, अब आपने इस तहरीके इस्तेहकाम की बात की, तो इस पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? सर, मैं इस पार्टी को, देखिए, अगर नामों की बात आ जाए तो बड़े बड़े नाम इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं। हमारे सरवर खान साहब और काफी फिरदौस आशिक अवान, काफी बड़े नाम, पहले यहाँ पे इनका एक इनकाद भी हुआ था।
देखिए, ये सारी जो क्रिएशन है ये एक मुल्क को आगे बढ़ने में मददगार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 10 लोग आएंगे, एक पत्थर को काटेंगे और डिफरेंट हिस्सों में उठा के ले जाएंगे। ये एक मुल्क को, एक पॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि एक एनालिसिस करने वाले कुछ कहते हैं जी खुशाइन है, एक नई जमात आई है, लेकिन कौन सी नई जमात आई है? बट साहब कोई एक नया नाम, तो वही सारे एक नया नाम आप मुझे बता दें जो वो लेकर आए हैं। कोई एक नया नाम, अगर नई जमात आई है तो नए लोगों के साथ आती है ना। चलिए, खान साहब का माना हमने, उन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया था, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। एट दी एंड वही लोग मुनारिफ हो गए ना। इनकी जमात में से कोई एक दो नए नाम बता दें जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आई है, कोई दो नाम ले आए आप। तो इसका मतलब है आपको फ्यूचर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुकाबले की तरह नजर आ रहा है। अच्छा सर, आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं हल्का PP 18 और PP 19, वाकैंड और टेक्सला के जो 2 हल्के हैं इन दोनों में, और आप फैसल इकबाल ग्रुप की जानिब से जो है ना आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल सर, आपको इंडिपेंडेंट का ख्याल क्यों है? क्या दूसरी किसी पार्टी ने अभी तक आपको टिकट ऑफर नहीं किया कि हमारे टिकट पे आ जाए? देखिए, पहले तो ये है कि मेरा ये फर्स्ट टर्म है, मैं पहली दफ़ा एक कोई इलेक्शन है जो लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। और फैसल इकबाल साहब मेरे कायद भी हैं, और मैं आज अगर इस जगह पे हूँ या मैं कोई पॉलिटिक्स का सोच रहा हूँ तो उसके पीछे जो हाथ है वो फैसल इकबाल साहब का ही है। मेरे डॉक्टर बनने से लेकर मेरी सियासी ज़िंदगी तक उनका एक बहुत हाथ रहा है। तो उन्होंने भी हमेशा जो चीज़ सिखाई है वो यही सिखाई है कि हमने नफ़रत की सियासत नहीं करनी, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे सियासत करनी है, अल्लाह के कानून के नाम पे सियासत करनी है। तो मेरा जो है जी, मेरा यही है कि मेरे पीछे जो इतनी बड़ी लेगेसी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, उसको मैंने लेके आगे चलना है। बाकी रही बात अलायंस की या फिर पार्टीज़ की, देखिए अभी मुल्की हालात ऐसे हैं कि एवरीथिंग इज स्प्रेड ऑन द टेबल, सब कुछ बिखरा हुआ है। जैसे जैसे वक्त करीब आता है अलायंस बनते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारा अलायंस था, आपको याद होगा, फैसल इकबाल साहब का अलायंस था चौधरी निसार साहब के साथ, जीप पे हम इलेक्शन लड़े और 37,000 समथिंग वोट्स जो थे, सेकंड हाईएस्ट वोट वो फैसल इकबाल साहब। और मुझे याद आया जीप से और चौधरी निसार साहब से आपका तल्लुक भी चक्री से है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखें, ये तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो विजन क्या वही फैसल इकबाल साहब का वाला है कि वो लोगों की खिदमत खल्क करना और बेलोस खिदमत खल्क, ये तो मैंने अपनी आंखों से भी उनका देखा हुआ है, तो क्या उसी पे, या फिर आप जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके मुताबिक किसी के अंडर दब के सियासत करने का प्लान रखते हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं फैसल इकबाल साहब की तरह बनने की कोशिश करूँगा तो ये बहुत मुश्किल है। फैसल इकबाल साहब इटसेल्फ इज अ लेजेंड, जो कि सदियों में भी, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी किसी की सियासत को फैसल इकबाल साहब की सियासत से कंपेयर करें तो शायद आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि फैसल इकबाल साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में पॉलिटिकल ज़िंदगी गुजारी, तो जब उन्होंने मुझे PP अभी का जो 18 हो गया 19 में नॉमिनेट किया, तो जो हल्का अहबाब था उनका यही कहना था कि यार एक नादान फैसला है, एक बच्चे को इन्होंने इलेक्ट कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ मैं इसको साबित करूंगा कि हाउ आई कैन बी। अच्छा सर, आप अपने वोटर्स को, अपने हल्के के वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? देखिए, मेरा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम ये है कि हम कभी भी अपने जैसों को प्रेफर नहीं करते हैं, हम अपने से ऊपर वाले लोगों को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे मसाइल उन लोगों की समझ में ही नहीं आते। हम अपने मज़हब से, अपने रिलीजन से भी हट के बस अपनी ज़ातियात को देखते हैं, ज़ाती बुनियाद की सतह पे वोट को कास्ट करते हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम ये है कि मैं माशाल्लाह से वहाँ से मेरी मैट्रिक थी, फिर मैं डॉक्टर बना, तो मेरी जो सारी एफर्ट्स होंगी वो जनरेशन के ऊपर होंगी, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, कि मैं जितना इसको इम्प्रूव कर सकूं, जितना मैं अपने नौजवान नस्ल के लिए आसानियां पैदा कर सकूं, मैं वो करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, ये थे मेरे साथ डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद साहब, जो कि फैसल इकबाल ग्रुप वाकैंड की जानिब से
कंटेस्टेंट होंगे इलेक्शन 2024 के लिए PP 18 और PP 19 के, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, अब ये आपके हाथों में है कि 8 फरवरी को आप अपने नुमाइंदे का सही इंतखाब करें ताकि जो मौजूदा मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इनमें बेहतरी आ सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।